Hello friends, welcome to my channel Back to the Basics, where I will help you clear UPSC examination without any fear. But as I always say, to remove this fear, you have to increase your efforts. अगर आपको अपने डर को कम करना है, डर के ऊपर जीत हासिल करनी है, तो आपको हिम्मत दिखाना होगा, ताकत लगाना होगा, मेहनत करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अभी फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 टू 1918। दोस्तों मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए हैं। फॉर्चुनेटली तीनों बार में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया है, और इसी कारण से मैं आप सभी की प्रीलिम्स एग्जाम में हेल्प करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट का बैकग्राउंड वैसे तो कि जब बंगाल विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, तो उसके रिएक्शन में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वैसे पहले के भी रीजन्स थे बट इमीडिएट रीजन वही था। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रक्षाबंधन टू टाइपिफाई द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन बंगालीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वॉलेंटियर कॉरपोरेशंस फॉर स्प्रेडिंग मैसेजेज, यानी मैसेजेस को फैलाने के लिए इधर उधर स्वयं से भी एक ग्रुप्स टाइप का बनाया गया था। फिर देखिए एक्टिव रेजिस्टेंस एंड डिफायंस ऑफ लॉज। एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं किया गया था दोस्तों, इवन एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा पैसिव रेजिस्टेंस का ही कॉल था। ठीक है, थर्ड तो गलत है आपका वैसे। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये बिल्कुल सही है। एंड डोमेस्टिक गुड्स, दोस्तों डोमेस्टिक गुड्स का बॉयकॉट क्यों होगा? स्वदेशी यानी विदेशी जो सामान है उसका बॉयकॉट होगा, जो देसी सामान है उसका बॉयकॉट नहीं होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। अब देखिए, विच ऑफ द एबव स्टेप्स वेर फॉर्मली अंडरटेकन बाय द एक्सट्रीमिस्ट्स। तो सिंपल सी बात है कि इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 एंड 2 ओनली, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये वॉलेंटियर कॉरपोरेशंस आपको दोस्तों पता होने चाहिए कि उस टाइम कौन कौन से वॉलेंटियर कॉरपोरेशंस बनाए गए थे। आइए देखते हैं इसके बारे में, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर है। देखिए, द मूवमेंट 1906 was started by Indian nationals to oppose the partition of Bengal। ये मैंने आपको बताया, बंगाल पार्टीशन को अपोज करने के लिए ही स्टार्ट किया गया था। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है 1905 वाला सेशन हुआ है बनारस में, और इसको हेड कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। एकदम ये इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों। 1905, 1906, 1907 तो याद ही रखना है। 1906 इवेंट हुआ है कलकत्ता में, ठीक है, और इसको हेड कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। 1907 होगा कहाँ पर? 1907 होगा सूरत में, और इसको हेड करेंगे रास बिहारी घोष जी। हालांकि जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनका डिमांड रहेगा कि लाला लाजपत राय जी को इसका हेड बनो, यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट बनो कांग्रेस का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लाइन से। 1905 बनारस में है गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी, और 1907 सूरत। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसमें हुआ। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस, सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम एक वॉर क्राई की तरह था दोस्तों। फिर कॉर्प्स ऑफ वॉलेंटियर और समिति, छोटे छोटे समितिज बनाए गए थे, जैसे स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था अश्विनी कुमार दत्ता ने। ठीक है, फिर कई सारे जो लोकल फेस्टिवल्स वगैरह थे उनको भी एक नया प्रतीक के रूप में यूज किया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी फेस्टिवल्स मनाना शुरू किया दोस्तों। तो अभी आप देखते होंगे महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े गणपति उत्सव होते हैं, तो उसी कहीं ना कहीं शुरुआत यही बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। फिर देखिए रक्षाबंधन मनाया गया था, हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी थी कि हम लोग एक ही रहेंगे एंड ऑल दैट। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द एबव रीजन्स लेड टू द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। आपको पता है कि ये जो 1907 वाला सेशन है सूरत में कांग्रेस का जो 1907 में सेशन होता है, हेड होते हैं कौन? रास बिहारी घोष जी। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि लाला लाजपत राय जी बने, पर ठीक है। और यहाँ ये
स्प्लिट आखिर होता क्यों है, इसके रीजंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्वराज, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए स्वराज अलग अलग चीज़ थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। मॉडरेट्स मानते थे कि कॉलोनियल रूल के अंतर्गत ही हमें कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाए, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट कंप्लीट स्वराज चाहते थे दोस्तों, मतलब वो चाहते थे कि ब्रिटिश कंट्रोल से हमको टोटली निजात ही दिला दो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। दूसरा देखिए, डिफरिंग परसेप्शंस अबाउट इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मॉडरेट्स में अभी तक थोड़ी सी भावना बची थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतर है, ठीक है, लेकिन ये सारे जो ये थे गलत फहमी थी वो एक्सट्रीमिस्ट के बीच बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। फिर देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड टुवर्ड्स मासेस। जो मॉडरेट्स थे दोस्तों, उनको लगता था कि मासेस रेडी नहीं है एक फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कहना था कि मासेस की एनर्जी को टैप किए बिना हम लोग ये स्वराज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव इन प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी। दोस्तों प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी क्या है? प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी है कि ब्रिटिशर्स ने ये लोगों में एक भावना डेवलप की थी पिछले 50 साल 70 साल में, कि 50 साल में लगभग 1857 के बाद मेनली, ठीक है, कि ये गॉड ने उनको एक डिवाइन ऑब्जेक्टिव, डिवाइन गोल दिया है। गॉड का एक गोल है कि जाओ इंडिया को रूल करो, इंडिया को मॉडर्नाइज करो एंड ऑल दैट। तो ये जो प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी है ना, इसमें जो मॉडरेट्स हैं ये इसको बिलीव करते थे कहीं ना कहीं, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पहले ज़्यादा बिलीव करते थे, बट ये 1905 1906 आते आते तक उतना भी नहीं बचा था, बट अभी तक उन लोगों का इसमें बिलीव था थोड़ा बहुत कि हाँ ये डिवाइन इनको ऑब्जेक्टिव दिया गया है ब्रिटिशर्स को इंडिया को मॉडर्नाइज करने के लिए। बट इस टाइप की कोई डिवाइन थ्योरी में एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी क्या है? प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी है कि ब्रिटिशर्स को एक ये दिया गया है, एक गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, डिवाइन ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि जाओ इंडिया को डेवलप करो और मॉडर्नाइज करो। हालांकि वो डेवलप मॉडर्नाइज तो कर ही नहीं रहे थे, वो उल्टा इसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। बट ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट एक्चुअली सही है। फिलहाल यहाँ से आप एक कीवर्ड जरूर उठा लीजिए, प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी। ये डिवाइन ऑब्जेक्टिव वाली बात है कि एकदम ईश्वरीय ऑब्जेक्टिव प्रदान की गई है ब्रिटिशर्स को इंडिया को रूल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो पढ़ लीजिए, सब कुछ मैंने वैसे डिस्कस कर दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। Unlike the extremists, the moderates wanted to confine the Swadeshi movement to Bengal only. हाँ, तो ये बात unlike the extremists, the moderates wanted to confine the Swadeshi movement to Bengal only. हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। जो मॉडरेट्स है उनका कहना था कि जो आखिर बंगाल विभाजन हुआ है, इसी कारण से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो स्वदेशी आंदोलन को क्यों ना बंगाल में ही सीमित रखा जाए, पूरे इंडिया में इसको स्प्रेड ना किया जाए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा नहीं करना था। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि अभी बंगाल को टच किया तो आगे और भी ये रीजन को टच करेंगे, वहाँ पे भी छेड़छाड़ करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। फिर देखिए, अनलाइक द एक्सट्रीमिस्ट, द मॉडरेट्स वेर अपोज टू द आइडिया ऑफ बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। दोस्तों ये भी सही। देखिए, स्वदेशी के लिए एग्रीमेंट हो गया था। अब दो टाइप की चीज़ है, एक तो हो गया फॉरेन गुड्स, विदेश से आया हुआ सामान, और एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। तो देखो, फॉरेन गुड्स को तो बॉयकॉट करने के लिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही रेडी थे, ठीक है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट्स रेडी थे। मॉडरेट्स का कहना था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, इसको ज्यों का त्यों चलने दो, बस विदेश से आई हुई सामानों को बॉयकॉट करो। तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस थी दोस्तों। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि मॉडरेट्स जो है अपोज टू द आइडिया ऑफ बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। स्वदेशी का जो मीनिंग है ना, वो दोनों के लिए अलग अलग है। स्वदेशी का मीनिंग एक्सट्रीमिस्ट के लिए ये है कि गुड्स को भी बॉयकॉट करो और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भी बॉयकॉट करो। लेकिन मॉडरेट्स के लिए स्वदेशी का अर्थ ये है कि जो बाहर से आया हुआ सामान जो इंडिया में बिक रहा है बस उसको बॉयकॉट करो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को क्यों बॉयकॉट करना। ठीक है, तो खैर चलो, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट तो इसमें से एक भी नहीं है, तो राइट आंसर विल बी डी,
नन ऑफ द एबव। चलिए आप इसको देख लीजिए दोस्तों, बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स दिए हुए हैं और यहाँ उसके फाउंडर और एडिटर का नाम दिया हुआ है। देखिए वैसे मैं कोशिश करूँगा कि एक मैं इस टाइप का एक ही वीडियो बना करके इसमें सारे मैगजीन्स, बुक्स और न्यूज़पेपर्स ये सारे एक जगह मैं कवर करा दूँ और उनके कौन है ऑथर या फिर एडिटर, ठीक है। बट फिलहाल ये काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको कर लेना चाहिए सारे मैगजीन्स और सारे न्यूज़पेपर। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता और आप नहीं करते तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, नो डाउट आपको इसके लिए थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा याद करने होंगे, बट इसमें क्या ही गलत होगा आपको। अगर आपको पता है कि जो परिदर्शक है ये बंकिम चंद्र ने नहीं, बिपिन चंद्र पाल ने लिखी है, बिपिन चंद्र पाल। और देखो यूपीएससी भी ऐसी क्वेश्चन पूछेगी, यहाँ बी है बंकिम, यहाँ बी है बिपिन और यहाँ चंद्र है, तो नेम भी थोड़ा मिलता जुलता है दोस्तों। वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी आपको पता है इन्होंने आनंद मठ की नाम की बुक लिखी है, ठीक है। अब परिदर्शक बुक किसने लिखी है? बिपिन चंद्र पाल ने। और बिपिन चंद्र पाल आपको पता है एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाल बाल पाल, तो उसमें से पाल ये है बिपिन चंद्र पाल, और बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक, और लाल कौन है? लाला लाजपत राय। इसके अलावा औरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। खैर वो सब छोड़िए, परिदर्शक बुक बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं लिखी है, बिपिन चंद्र पाल ने लिखी है। फिर देखिए दूसरा देखिए, फर्स्ट तो गलत हो गया आपका। फिर सेकंड देखिए, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड जो है ये बुक औरबिंदो घोष के द्वारा ही लिखी गई। ये एक्चुअली बुक नहीं है, ये एक आर्टिकल्स है बेसिकली। तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, तो इसमें कई सारे आर्टिकल्स औरबिंदो घोष ने लिखी थी, ठीक है। और इसमें मॉडरेट पॉलिटिक्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जो मॉडरेट की पॉलिटिक्स है उसको क्रिटिसाइज किया था। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, देखो ना ओल्ड कौन हो गए आपके, हो गए ये मॉडरेट्स हो गए, और न्यू लैम्प्स मतलब उनको नया दिया दिखाने वाले, ठीक है। तो चलो ठीक है, इस ये औरबिंदो घोष ने लिखी है मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। फिर देखिए अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया एक बुक है और इस बुक को लिखी है लाला लाजपत राय जी ने। अनहैप्पी इंडिया रिटन बाय लाला लाजपत राय जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड वाज रिटन बाय औरबिंदो घोष। फिर अनहैप्पी इंडिया वाज रिटन बाय लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे आपको दोस्तों याद ही होने चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलेंगे कैसे याद होगा, इतने मजाकिया बात लोग बोलते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। अरे भाई भूल तो जाओगे ही, भूल जाती हूँ या जाता हूँ, सिर्फ लड़कियों को क्यों बोलना, लड़के लड़की दोनों ऐसा बोलते हैं कि मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। आप भूलोगे, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सभी लोग भूलते हैं, यू ओनली हैव टू डू रिवीजन। रिवीजन करो, याद हो जाएगा, बार बार रिवीजन करो, एकदम नहीं भूलोगे। जब पूरे वेद को, पूरे ऋग्वेद को बिना लिखे ही हजारों हजार साल तक जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सिर्फ उसको याद करा कर के, याद करा करा के। तो ये परिदर्शक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं लिखे, बिपिन चंद्र पाल ने लिखे, ये आप याद नहीं रख सकते हैं? ये बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। तो इस टाइप की बात मत करिए, आप उसको बार बार रिवीजन करिए। खैर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। हाँ देखिए, लाला लाजपत राय ने एक और बुक लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है पंजाबी, ठीक है, पंजाबी रिटन बाय लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया रिटन बाय लाला लाजपत राय, ठीक है। आइए दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहे थे, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर ना सिर्फ अपने गुड्स, अपने सामान ही नहीं थोपे थे, उन्होंने अपनी कल्चर भी धीरे धीरे हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया था, ठीक है। आपको पता है उस टाइम बाबू कल्चर था, जो कि ब्रिटिश वाले वो सूट और ब्लेजर पहनते थे, और इंडियंस को, मतलब इंडियंस ही होते हुए इंडियंस को वो लोग हे दृष्टि से देखते थे, कोई धोती वगैरह पहनने वाले इंसान को। तो ये कल्चर जो है ब्रिटिशर्स थोप रहे थे हमारे ऊपर कहीं ना कहीं। तो एक कल्चरल रिवॉल्यूशन भी हमारे यहाँ हो रहा था। रिवॉल्यूशन नहीं कहेंगे इसको, कल्चरल मूवमेंट कहेंगे, आंदोलन कहेंगे। खैर
इसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है कि ज्योतिन्द्रनाथ, एक्चुअली ज्योतिरिंद्रनाथ है, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिरिंद्र, ठीक है। तो ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर अटेम्प्टेड टू रिजुवेनेट मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स एंड एस्टैब्लिश्ड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। दोस्तों देख लीजिए, जो टैगोर फैमिली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल में, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल में कल्चरल रिवाइवल के लिए, कल्चरल रिवाइवल कहिए या फिर रिनेसेंस कहिए। इनकी फैमिली के सभी लोगों ने कुछ एक किसी न किसी फील्ड में इम्पॉर्टेंट योगदान दिया, जैसे सरला देवी चौधरानी, ठीक है। तो सरला देवी चौधरानी आई गेस रविन्द्रनाथ टैगोर की सिस्टर थी, उन्होंने लेडीज सोसाइटी स्थापित किया, ठीक है। उसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये काम किया है, ये पेंटिंग्स वाला काम, ये ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन म्यूजिक को रिवाइव किया था, म्यूजिक को रिवाइव किया था। फिर देखिए जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने तत्वबोधिनी सभा स्थापित किया था, फिर वो ब्रह्मो समाज के भी मेंबर थे। फिर आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उस किसने मिला था, उनको लिटरेचर के लिए मिला था दोस्तों, बेसिकली उनकी जो बुक थी गीतांजलि उसके लिए मिला था। तो ये सारे के सारे लोग ये कल्चरल वे में इंडिया के लिए काफ़ी इन लोगों ने हेल्प किया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। तो खैर फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर जो है वो पेंटिंग्स को रिवाइव नहीं किया उन्होंने, ये पेंटिंग्स को रिवाइव करने वाले थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये काट दीजिए। फिर देखिए दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार कंपाइल्ड बंगाली फोक टेल्स एंड पब्लिश द बुक ठाकुरमार झूली। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार है, इन्होंने जो है बंगाली कहानियों को, जो बंगाली जो लोक कहानियाँ थी उन सबको कंपाइल कर दिया एक बुक के अंतर्गत जिसका नाम है ठाकुरमार झूली। और ख़ास बात ये है इस बुक की, इसको सुन लीजिए तो आपको शायद याद रहेगा। ठाकुरमार झूली की खासियत ये है कि इसका जो शुरू में लिखते हैं ना प्राकथन, प्रोलॉग, वो प्रोलॉग रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। तो ठाकुरमार झूली रिटन बाय दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार, इसमें बंगाली जो लोक कहानियाँ है उसका संग्रह है ये, और इसका प्राकथन प्रोलॉग लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग एंड सेकेंड इज एक्चुअली राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पढ़ लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द बॉम्बे सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1915, जो बॉम्बे सेशन हुआ 1915 में, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन टू अलाउ द री इंडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपका सही है। 1916 में आगे चल करके यानी नेक्स्ट ईयर में जो है एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, और इवन मुस्लिम लीग, दोनों ये डिसाइड कर लेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट भी और मुस्लिम लीग भी दोनों डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग आगे वाली जो भी लड़ाई है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल करके ही लड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल से 1915 में ये बात हो गई थी, अप्रूव हो गया था, और 1916 में वो लोग आकर के मिल गए। 1916 वाला सेशन हुआ था आई गेस लखनऊ में, वो आप देख लीजिएगा कहाँ हुआ था। तो हाँ लखनऊ में ही हुआ था दोस्तों, इसमें देखना कुछ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। फिर देखिए सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द कांग्रेस ऑल्सो अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग्स इन वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों 1915 में ये अप्रूवल नहीं मिला था इनको, ठीक है। एनी बिसेंट जी ने इसका डिमांड किया था, और कुछ कुछ उन्होंने डिमांड और भी रखे थे, ठीक है, और कहा कि अगर मेरे ये डिमांड्स पूरे नहीं किए गए, ठीक है, तो फिर मैं होम रूल लीग स्टार्ट कर दूंगी। और फिर 1917 वगैरह में उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है। तो ये बात गलत है कि 1915 में होम रूल लीग के लिए अप्रूवल मिल गया था। तो सेकेंड इज एक्चुअली राइट, रॉन्ग। फिर देखिए द सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय अंबिका चरण मजुमदार। ये जो 1915 वाला सेशन है दोस्तों, ये अंबिका चरण मजुमदार जी ने इसको प्रिसाइड नहीं किया था, ये किया था एसपी सिन्हा जी ने, एसपी सिन्हा जी ने।
ठीक है। और इन्होंने ही ये किया कि भाई एक्सट्रीमिस्ट्स वगैरह को फिर से ज्वाइन कर दो, क्योंकि जो देखो जो कांग्रेस थी ना उसमें दो से ये थे, मतलब ये होता है ना प्रेशर ग्रुप्स, एक कैलकाटा वाला ग्रुप था और एक बॉम्बे वाला ग्रुप था। तो बॉम्बे वाले ग्रुप में जैसे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो थे थे बॉम्बे वाले ग्रुप में। फिरोज शाह मेहता ये सब कौन थे, मॉडरेट्स थे। फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई थी दोस्तों। तो फिरोज शाह मेहता की डेथ के बाद ही ये बात खुलने लगी कि चलो यार एक्सट्रीमिस्ट को फिर से वापस आने दो, क्योंकि जब फिरोज शाह मेहता के होते हुए ये लोग ये एक्सट्रीमिस्ट को एंटर नहीं करने दे रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब ये कांग्रेस के लिए सही नहीं है। तो जब फिरोज शाह मेहता की डेथ हो गई तो फिर एसपी सिन्हा के प्रेसिडेंटशिप में, कहाँ पर, तो बॉम्बे सेशन में ये बात हुई कि चलो एक्सट्रीमिस्ट भी कांग्रेस को रीज्वाइन कर सकेंगे। फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। अंबिका चरण मजूमदार ने हेड किया था, एसपी सिन्हा ने इसको प्रिसाइड किया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली। देख लीजिए, अब देखिए एक कीवर्ड दिया हुआ है दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल व्हाट वाज द कार्लाइल सर्कुलर। जो कार्लाइल सर्कुलर है ये क्या है दोस्तों, इस टाइप के जो कीवर्ड्स है ना, ये कीवर्ड्स और वो एग्जैक्टली क्या है, वन वन स्टेटमेंट, कीवर्ड से रिलेटेड वन स्टेटमेंट। बस अगर आप ये निकाल करके अपनी नोटबुक में रख लेते हैं ना, और उसको अंत अंत में बस आप याद करके चले जाते हैं, याद भी क्या, आप एक बार भी पढ़े रहेंगे ना, भूलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ही लेती है। तो चलिए ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर क्या था दोस्तों, कार्लाइल सर्कुलर ये था कि जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको कहा गया था कि अगर तुम्हारे तरफ से स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल को कॉलेज को बंद कराते हैं या स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं एज ए प्रोटेस्ट, तो तुमको जो है फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है। और फंडिंग मिलना ही बंद नहीं हो जाएगी, हो सके तुम्हारा वो रिकॉग्निशन भी जो होता है वो सब भी तुमसे छीन लिया जाएगा, यानी तुम पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब देखिए क्या है, नो टू द पीजेंट्स, नहीं, ये गलत है। कार्लाइल सर्कुलर क्या है, वार्निंग टू द वेरियस लेबर यूनियंस, गलत है ये। फिर देखिए, नोट टू द गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वार्निंग देम ऑफ पॉसिबल रेमिफिकेशंस ऑफ एनी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो अगर जो गवर्नमेंट फंडेड फंडेड स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, अगर वहाँ पर कोई एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती है तो उसको इसका भुगतान करना होगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने होंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्लाइल सर्कुलर। बट इस टाइप के और भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, उसको आप प्रिपेयर कर ही लीजिए। चलिए इसको देख लीजिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए, द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज ट्रेसेस इट्स अर्ली रूट्स टू अ क्रिटिकल पीरियड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसका जो जन्म हुआ वो किसी एक खास पीरियड में हुआ था, मतलब खास पीरियड जो है उससे रिलेटेड है इसका जन्म, इसकी उत्पत्ति किसकी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। दिस क्रिटिकल पीरियड इवेंचुअली कल्मिनेटेड इन। ठीक है। अब आप बताइए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मेन कारण क्या था, क्या खिलाफत एजिटेशन था, नहीं, खिलाफत एजिटेशन से पहले ही हो गया था। क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, नहीं ये भी नहीं था। क्या रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, ये भी नहीं था। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बेसिकली लाया गया था एक्सट्रीमिस्ट्स को दबाने के लिए। ठीक है, जैसे एक्सट्रीमिस्ट कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं या फिर कोई बुक लिख रहे हैं या लोगों को भड़का रहे हैं किसी, तो उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए, यूनिलेटरल एक्शन लेने के लिए ही ये जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया गया था दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में। 1889 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पहली बार लाया गया था। और उसके बाद इसको लगभग 1904 1905 में इसको जो है री इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी अमेंड किया गया था। और उसके बाद फिर इसको 1923 में फिर से अमेंड किया गया था। तो जनरली आप देखते होंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, बट सबसे पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ गया था 1889 में, फिर उसको अमेंड किया गया था 1904 में, फिर उसको अमेंड किया गया था 1923 में। तो देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट रिलेटेड है एक्सट्रीमिस्ट्स को दबाने के लिए। तो पढ़ लीजिए आप लोग।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ये 2 बार इलेक्ट हुए हुए थे। ही फॉर्म द कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी इन 1920 फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। फिर ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स इंक्लूडिंग द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, यानी जो आर्यंस का घर है, आर्यंस कहीं ना कहीं आर्कटिक से आए हैं। अब ये जो बुक का नाम है, अगर आपको ये पता है कि इस बुक को किसने लिखा है तो आप इसका सीधा आंसर मार सकते हैं दोस्तों। अब आप इसका क्या आंसर मारना चाहते हैं? आप इसका आंसर मारना चाहते हैं सी, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो और इन्होंने एक और बुक भी लिखी थी, आपको पता है, गीता रहस्य नाम की। और ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, आपको पता ही है, बाल लाल पाल। तो बाल लाल पाल में जो बाल है ये यही है, बाल गंगाधर तिलक जी ही हैं। बाल लाल पाल तीनों कौन थे? बाल लाल पाल तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ठीक है, गर्म दल के लोग थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। देखिए, बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने कहा था द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के निर्माता इनको कहा गया था। फिर देखिए, सर वेलेंटाइन चिरोल ने इनको कहा था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी जो भारतीय विद्रोह है, ठीक है, उसका फादर कहा गया है किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। किसके द्वारा? ब्रिटिश ऑथर सर वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा। फिर देखिए, इन 1903 तिलक रोड द बुक द आर्कटिक होम इन द वेदाज, यानी आर्कटिक होम इन द वेदाज बुक को इन्होंने लिखा 1903 में, ठीक है। फिर इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर गीता रहस्य नाम की भी बुक लिखी। कहाँ पर लिखी? मंडलय जेल में लिखी। मंडलय जेल, मंडलय कहाँ पर है? मंडलय म्यांमार में है दोस्तों। फिर उन्होंने ही ये मंत्र भी दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर के ही रहूँगा। फिर उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी की थी इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो खैर, ये सारा आपका रिलेटेड टू हो गया बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हेन द टेरिटरी ऑफ असम वाज ऑफिशियली सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो और यहाँ पे बहुत सारे टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं, जैसे कि अराउंड द पीरियड ऑफ डेक्कन राइट्स, इन द सेम ईयर एज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अराउंड द पीरियड ऑफ इंडिगो रिबेलियन, इन द सेम ईयर एज द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आप देखिए, आप इन सभी के ना ईयर्स ही लिख दो, पहली बात तो ये है। तो डेक्कन राइट्स का ईयर क्या है? डेक्कन राइट्स का ईयर है 1875, ठीक है। फिर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ 1885, इंडिगो रिबेलियन हुआ 1859-60। फिर देखिए, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1906। अब आपको ये पता होना चाहिए कि असम को बंगाल से ऑफिशियली फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया था 1875 में, ठीक है। 1874-75 में इसको सेपरेट किया गया था। और ये बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था। फिर 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होता है, देखिए बंगाल का जब पार्टीशन होता है तो ईस्ट बंगाल बनता है और वेस्ट बंगाल बनता है, ठीक है। तो जो ईस्ट बंगाल बना ना, तो उसमें नहीं, ये वेस्ट बंगाल में इसको फिर मर्ज कर लिया जाता है। और फिर 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंगे के कहने पर ये दोनों बंगाल को मर्ज कर दिया जाता है, तो फिर इसमें से ये असम को फिर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बार बंगाल से असम को कब सेपरेट किया गया है? तो 1874 में किया गया। और 1874 किसके नियर अबाउट है? तो अराउंड द पीरियड ऑफ डेक्कन राइट्स है, क्योंकि डेक्कन राइट्स कब हुआ? 1875 में। बाकी सारे पीरियड्स में नहीं हुआ है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको अगर ये सारे ईयर्स नहीं याद हैं तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन 1874 द असम टेरिटरी ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स डिटैच्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ बंगाल एंड असम वाज मेड इनटू एन इंडिपेंडेंट चीफ कमिश्नरशिप।
असम को एक इंडिपेंडेंट चीफ मतलब एक कमिश्नर के अंदर इसको बना दिया गया दोस्तों, एक टेरिटरी बना दी गई। और उस टाइम असम को कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अरुणाचल वगैरह सब इसी का पार्ट ही था दोस्तों, नेफा का पार्ट ही था। तो चलिए ठीक है। फिर इन 1905 ये इसी असम को ईस्टर्न बंगाल में जोड़ दिया गया था। ईस्टर्न बंगाल वो आज के बांग्लादेश में, इसको जोड़ दिया गया था। और फिर 1912 में इसको जो है एक नए स्टेट में इसको, क्योंकि जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को जोड़ दिया गया तो ईस्टर्न बंगाल में से असम को अलग कर दिया गया, क्योंकि उनको अलग तो करना ही था, भले वो लैंग्वेज के नाम पर अलग करें या फिर रिलीजन के नाम पर अलग करें, बट ब्रिटिशर्स की मानसिकता तो यही थी कि इनको तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा यूनिट में विभाजित कर दो। तो खैर राइट आंसर आपको पता चल गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट वॉज फाउंडेड इन द ढाका एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1906। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसको ढाका में ही इसकी स्थापना की गई थी और 1906 में की गई थी। आप बस इसको इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट्स प्रोफेस्ड गोल्स, ये मतलब इसका बताया हुआ गोल, लिखित गोल यही था कि टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। हाँ सही बात है। एंड टू फर्दर द कॉज ऑफ कम्युनल एनमिटी, यानी कि रिलीजियस हार्मोनी को बिगाड़ने का इनका प्रोफेस्ड गोल्स था। दोस्तों ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफेस्ड गोल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। भले वो लोग कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ते हो रियलिटी में, वो बात अलग है, तथ्य हो सकता है, पर लिखित गोल किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो है रिलीजियस हार्मोनी बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली गलत है। हाँ वो रीजन था आगे चल करके, इसी कारण से कम्युनल एनमिटी आई थी, बट इट वाज नॉट द प्रोफेस्ड गोल। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ये गलत है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और इनका बिलीफ था इसमें सेक्युलरिज्म में। 1913 के आसपास इन्होंने 1913 में इन्होंने ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था दोस्तों। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स ये नहीं होंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है। तो सुल्तान मोहम्मद शाह यानी आगा खां 3, फिर हाकिम अजमल खान, फिर नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये लोग थे फाउंडिंग मेंबर्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। नाम एक बार फिर से देख लीजिए, सुल्तान मोहम्मद शाह जिनका एक निक नेम हो गया आगा खान, फिर हाकिम अजमल खां, फिर नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये सारे लोग इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। फिर देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन किए 1913 में। उसके पहले 1906 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 1913 से 1920 तक ये दोनों ही के मेंबर थे, यानी मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे। 1920 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद से थोड़े कम्युनलिस्टिक एटीट्यूड इनका हो गया दोस्तों। किनका? मोहम्मद अली जिन्ना जी का, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया आपका। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन फिनिश होता है। आप इससे रिलेटेड जो और भी सेशंस है हमारे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के और सेशंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के और सेशंस हैं एमसीक्यू के, और मेडिवल हिस्ट्री के और सेशंस हैं, उनको भी देखिए। और अपकमिंग इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस सीरीज़ के साथ आप चिपक जाइए, आप सभी का बहुत बहुत फायदा होगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे और एक नए सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।